गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक हम कर रहे थे उपसर्ग, आज हम करेंगे प्रत्यय। हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है उपसर्ग और प्रत्यय का, तो उपसर्ग कंप्लीट हुआ है, अब है प्रत्यय। तो सबसे पहले प्रत्यय से तात्पर्य यानी प्रत्यय की परिभाषा। तो भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कि भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द नए शब्द बनाते हैं, वे कहलाते हैं आपके प्रत्यय। तो आपको ये परिभाषा लिखनी है प्रत्यय की। फिर है हिंदी के प्रत्यय। हिंदी में रूप साधक प्रत्यय। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञाएं जैसे लिंग वचन कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, तो क्रियाएं हैं वो काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के लिए रूप परिवर्तन करती हैं। कि संज्ञा में किस कारण से परिवर्तन आता है? लिंग की दृष्टि से, वचन और कारक की। सर्वनाम में पुरुष यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वचन हो गया, कारक के लिए आता है। क्रियाओं में क्रिया है वो काल के कारण उसमें परिवर्तन आता है। वृत्ति, पक्ष या वाच्य आदि के कारण इसमें क्या परिवर्तन आता है। उदाहरण के रूप में संज्ञा के रूप में सामान्य एक वचन हो गया लड़का, लेकिन सामान्य बहुवचन में क्या बदल गया उसका? लड़के। त्रियक एक वचन में लड़के ने और लड़कों ने। धोबी का सामान्य एक वचन है, बहुवचन में भी धोबी होगा। साधु, राजा, ये दोनों का बहुवचन भी सेम होगा, लेकिन लड़की, लड़कियां, बहन, बहिनें, माला, मालाएं, बहु, बहुएं। तो इस प्रकार से, और इनके त्रियक बहुवचन में जैसे बहन, बहनों, माला, मालाओं, बहु, बहुओं। तो इस प्रकार से परिवर्तन है। कि क्रिया के रूप में क्या परिवर्तन होता है? ता है रूप, वर्तमान काल, नित्य पक्ष, पुल्लिंग रूप की तुलना देता है। जैसे वह घर जाता है, इसमें हम बदले, बहुवचन में हो गया वे घर जाते हैं। एक वचन में वह घर जाती है, वे घर जाती हैं। मैं घर जाता हूँ, हम घर जाते हैं। तो किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो रूप बदल जाता है लिंग, वचन और कारक में। आगे है रूप शब्द साधक या व्युत्पात प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय जो में तत्सम, तद्भव और विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो नए नए शब्दों के काम आते हैं। जैसे आवश्यक में ता लगाया आवश्यकता, भूल में अक्कड़ भुलक्कड़, त्याग में ई त्यागी, फंदा प्लस बाज फंदेबाज, परीक्षा प्लस कै परीक्षक, खजाना प्लस ची खजानची। ठीक है बेटा। अब है संस्कृत प्रत्यय तत्सम प्रत्यय। संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय हैं। एक तो वे जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी जो क्रियाओं के बाद में, क्रिया क्या है? किसी भी काम का करना या होना। जब क्रिया के बाद में प्रत्यय लगते हैं और वो संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे पढ़ाई, लिखाई, पठनीय, गणनीय आदि। दूसरे प्रत्यय वे जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर संज्ञा विशेषण बनाते हैं, वो कहलाते हैं आपके तदित प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय। जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणवान, रूपवती आदि। पहले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या थे? जो क्रिया में लगते थे। ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं। जो कृत प्रत्यय हैं वो क्रिया के धातु क्या होता है? क्रिया का धातु रूप बेटा जो मूल रूप होता है। जैसे पढ़ाई शब्द में जो पढ़ शब्द है वो क्या है? धातु। ऐसे लिखाई में लिख है वो क्या है? धातु। तो धातु रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। कि क्रिया रूपों में के साथ में क्रिया जो है कृत प्रत्यय किस किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? क्रिया को करने वाला यानी कर्ता। संस्कृत या तत्सम कैसे? क्या लगा के गायक, सेवक, नायक, पाठक। ता लगा के नेता, अभिनेता, विक्रेता, उक, भिक्षुक, भावुक। हिंदी या तद्भव प्रत्यय हार, होनहार, खेलनहार, सेवनहार। अय्या या वैया, गवैया, खेवैया। अक्कड़ हो गया पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। ऊ से खाऊ, उड़ाऊ। आगत यानी अन्य है। दार, लेनदार, देनदार। आग, तैराक, आलू, झगड़ालू, ईयल, सड़ियल, अड़ियल। तो इस तरह से इनमें प्रत्यय, जैसे आलू में ये निकाला हमने झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू। ईयल, सड़ प्लस ईयल, सड़ियल। अड़ प्लस ईयल, अड़ियल। इस तरह से
जो प्रत्यय हैं वो निकलते हैं। हिंदी में प्रत्यय हैं जो नी से बना, चट प्लस नी चटनी, फूंकनी, सूंघनी, ना से खाना, बिछोना। तो खा में ना लगाया खाना, बिछ में ना लगाया बिछोना। क्रिया का परिणाम भाववाचक संज्ञा बनती है। ना से लिख प्लस ना दिखना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, आन उड़ प्लस आन उड़ान, मिल प्लस आन मिलान, उठ प्लस आन उठान, पहचान पहचान, आई पढ़ाई प्लस पढ़ प्लस आई, लिख प्लस आई। तो इस प्रकार से सजावट हो गया लिखावट, ई में हो गया आपका हंसी बोली। अन से भवन किरण चिंतन, नी से चलनी फूकनी, ना से ढकना पीटना बेलना, ई में फांसी धुलाई। क्रिया करने के योग। तो इस प्रकार से ये जो प्रत्यय हैं आपको ध्यान रखने की प्रत्यय हैं वो हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं, और जब आप उनको अलग करते हो तो कोई ना कोई मूल शब्द उसका बचता है। तो आज आपके दो प्रश्न करने बेटा आपको। एक तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के 5 उदाहरण दीजिए और कृदंत और तदित प्रत्यय का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय की परिभाषा हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि प्रत्यय की परिभाषा थी भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। और कोई भी 5 उदाहरण आप लिख सकते हो इसके प्रत्यय के, यहाँ कहीं से भी आप लिख सकते हो 5 उदाहरण, जैसे आपने यहाँ से लिख दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय है उसमें अंतर। तो ये यहाँ से आप लिखोगे कि जो क्रिया धातु के रूप बाद लगकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं कृत प्रत्यय कहा जाता है, जैसे पढ़ाई लिखाई ये। फिर दूसरे वे प्रत्यय होते हैं तदित प्रत्यय कहा जाता है ये। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। तो आपको ये दोनों प्रश्न नोटबुक में नोट करने और प्रत्यय हैं ये अच्छे से पढ़ना है। कल हम पढ़ेंगे तदित प्रत्यय। थैंक यू। Good morning students, welcome again to our YouTube channel. So yesterday we have discussed about the liberals, radicals and conservatives. So I hope those 3 terms are clear to all of you, and today we will discuss our part number 2, industrial society and social change. As you read, liberals, radicals and conservatives means अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो है सोसाइटी में एक तरह से उभर रहे थे। उन्होंने अपने व्यूज को सोसाइटी में लोगों के सामने लाने की कोशिश की। तो अभी हम जो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी मीन्स औद्योगिक समाज एंड सोशल चेंज एंड सामाजिक परिवर्तन। दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइंस ऑफ ए न्यू टाइम मीन्स जो ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो हम देख रहे थे कि लोगों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी, समाजवाद के बारे में लोगों को पता लगने लगा था। तो ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे वो एक तरह से सिंबल थे एक नया टाइम आने के, टाइम चेंज होने के। इट वॉज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये वो टाइम था जिसमें कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए थे मीन्स सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए थे। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। ये वो टाइम था जब नए सिटी मीन्स शहर जो है उभर रहे थे एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, और साथ में नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो डेवलप हो रहे थे। रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवे का भी काफी विस्तार हो चुका था। एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपवर्ड, और औद्योगिक क्रांति भी लगभग एक तरह से स्टार्ट हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब ये जो औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इससे क्या हुआ कि औरतें पुरुष और बच्चे सब लोग काम करने लगे थे। हावेवर वर्क आवर्स वर लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। काम करने के जो घंटे थे वो बहुत ज्यादा थे एंड वेजेस वर पुअर, और उनकी जो मजदूरी मिलती थी वो बहुत ज्यादा कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियल गुड्स मीन्स औद्योगिक चीजों की मांग कम हो जाने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो था, बेरोजगारी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी मीन्स एक तरह से कॉमन हो गया था ये सब। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। लिबरल्स और रेडिकल्स जो 2 ग्रुप्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, ये एक तरह से इन समस्याओं का हल खोजने में लगे हुए थे। टाउन वर डेवलपिंग रैपिडली एंड ड्यू टू हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम। अब शहर जो है वो तेजी से बस रहे थे
और फैल रहे थे। तो इसके कारण क्या था कि सैनिटेशन प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही थी। मीन्स साफ सफाई का काम भी जो है मुश्किल हो रहा था। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब लगभग जो सारी इंडस्ट्रीज थी वो सभी इंडिविजुअल के अंडर थी। सारी प्रॉपर्टी जो है, सभी उद्योग जो है व्यक्ति के निजी स्वामित्व में थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो एक तरह से प्रॉपर्टी ऑनर्स भी थे और उनके पास बहुत सारे मजदूर भी काम करते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड। अब उन्होंने बहुत सारी धन दौलत एकत्रित की थी, बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, इसलिए वो चाहते थे कि उद्योग लगाने के जो उनके प्रयास है एक तरह से इसको इनकरेज किया जाए, इन एफर्ट्स को। इट मीन्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन्स वर एजुकेटेड। उनका मानना था कि अगर नागरिक पढ़े लिखे हो, मजदूर स्वस्थ हो, तो इस व्यवस्था से, मीन्स एक तरह से जो इंडस्ट्रियल वेंचर्स का या जो एफर्ट्स हमने ये पढ़े, इस व्यवस्था से बहुत ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। सो अपोज्ड टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। जन्म के साथ मिलने वाले अधिकारों के ये लोग खिलाफ थे। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट। ये बिलीव रखते थे, विश्वास रखते थे इंडिविजुअल एफर्ट्स में। मीन्स अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, श्रम करता है, तो उसको एक तरह से उसका फल मिलना चाहिए। मजदूर में इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज एंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड द दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटीज वुड ग्रो अप। उनका विचार था कि यदि सभी व्यक्तियों को फ्रीडम दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, पुअर गुड लेबर, गरीबों को रोजगार मिले, और साथ में पूंजीपतियों को बिना किसी रोक टोक के, विदाउट रिस्ट्रेंट के काम करने का मौका दिया जाए, देन सोसाइटीज वुड ग्रो अप, तो समाज तरक्की कर सकता है। इन अर्ली 19th century, many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties. अब यही कारण था कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग के ईयर्स में जो सोशल चेंज के इच्छुक थे, कुछ कामकाजी स्त्री पुरुष, बहुत सारे लोग, वो उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों में शामिल हो गए। मीन्स इन ग्रुप्स में वो लोग शामिल हो गए। मीन्स बहुत सारे लोगों के बीच में रेडिकल एंड लिबरल्स जो है फेमस हो रहे थे धीरे धीरे। सम नेशनलिस्ट्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। 1815 में यूरोप में जिस तरह की सरकारें बनी थी, उनका एंड करने के लिए नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स चाहते थे रिवॉल्यूशंस, मीन्स क्रांति चाहते थे। ये आंदोलनकारी जो थे ये क्रांति करना चाहते थे। दे बिकम रिवॉल्यूशनरी इन फ्रांस। अब वो रिवॉल्यूशनरी बने फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में एंड रशिया में। दे बिकेम रिवॉल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। अब ये एक तरह से जो क्रांतिकारी लोग थे, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया के राजाओं के एक तरह से मीन्स मोनार्क्स मीन्स राजाओं को तख्ता पलट करने का कोशिश जो है करने लगे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। अब जो ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे ये क्रांति चाहते थे, लेकिन क्रांति द्वारा क्या चाहते थे, ये ऐसे नेशंस क्रिएट करना चाहते थे, ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को एक समान अधिकारों की प्राप्ति हो। गिसेप्पे मेजिनी ये नेम है बेटा, एक इटालियन नेशनलिस्ट था। ये एक तरह से कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली आफ्टर 15। अब ये 1815 के बाद इटली के जो राष्ट्रवादी नेता थे, इटालियन नेशनलिस्ट थे, गिसेप्पे मेजिनी, इसने इसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कंस्पायर्ड विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ मिलके इटली के राजा के खिलाफ एक साजिश रची थी। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देशों के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। किसकी रचनाओं को? गिसेप्पे मेजिनी। Our next point is the coming of socialism to Europe. Means यूरोप में समाजवाद कैसे आया।
द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना. सो परहैप्स सोशलिज्म वॉज थॉट टू बी वन ऑफ मोस्ट फॉर रीचिंग विजन्स टू स्ट्रक्चर सोसाइटी. कि मान सकते हो आप कि शायद समाज के जो पुनर्गठन था, रिस्ट्रक्चर था, उसकी सबसे दूरदृष्टि प्रदान करने वाली जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, उसको हम समाजवाद कहते थे. By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. Means 19th century के मध्य तक, 19th century के मिड तक समाजवाद जो है यूरोप में एक जाना पहचाना विचार बन चुका था. बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे. मीन्स लोगों की अटेंशन जो है समाजवाद की तरफ बढ़ रही थी. मीन टू से सोशलिज्म का जो एक मीनिंग था लोगों को समझ आने लगा था. सोशलिस्ट वर नॉट इन फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम. 19वीं समाजवादी जो थे वो एक तरह से फेवर में नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के में, एंड सो इट एज द रूट ऑफ, और ये एक तरह से एक बुराई के रूप में देखते थे कि ये संपत्ति के जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी या प्राइवेट प्रॉपर्टी वाली व्यवस्था थी, उसी को सारी समस्याओं की जड़ मानते थे. वाई? बट वे ऐसा क्यों सोच रहे थे? इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, but the propertied were concerned only with personal benefit and not with the welfare of those who made the property productive. Means individual जो है प्रॉपर्टी को अपनी पैसा उन्होंने लगा रखा है, एक तरह से उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है. दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, वो रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं. बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली, लेकिन जो प्रॉपर्टी है या एक तरह से जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मैन है वो एक तरह से कंसर्न कर रहे हैं ओनली विद पर्सनल बेनिफिट. मीन्स मेन समस्या क्या है कि जो संपत्तिधारी लोग हैं वो सिर्फ अपने ही फायदे से मतलब रख रहे हैं, पर्सनल बेनिफिट से मतलब रख रहे हैं. उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं जो उसकी संपत्ति को बढ़ाते हैं. एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव. क्योंकि कोई भी मालिक है या कोई भी व्यक्ति है, उसने पैसा लगा दिया, उसने एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी जो है फिक्स कर दी, उसमें बहुत सारा धन वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में वो नहीं सोच रहा है. सो इफ सोसाइटी एज ए होल रेदर देन single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest. इसलिए यदि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के स्थान पर पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सकता है. मीन्स कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, किसी एक व्यक्ति के बारे में ना सोच के पूरे समाज के बारे में सोचना. सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेरिजन फॉर इट. तो समाजवादी इस तरह के ही बदलाव चाहते थे एंड कंपेरिजन फॉर इट, और साथ में उन्होंने इसके लिए बहुत सारे अभियान भी चलाए. हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? वट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? तो एक सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के कैसे चल सकती है? समाजवादी समाज का जो है स्ट्रक्चर वो क्या होगा? सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर. समाजवादियों के पास भविष्य निर्माण के लिए बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे दृष्टि थी. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. कुछ जो है कोऑपरेटिव्स में बिलीव रख रहे थे. कोऑपरेटिव्स मीन्स सामूहिक तौर से, किसी एक इंडिविजुअल का बेनिफिट ना होके सामूहिक रूप से फायदा हो, तो उसको उत्तम मान रहे थे. रॉबर्ट, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, रॉबर्ट ओवन, Robert Owen. Okay, correct it. So to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. अब इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवन. उन्होंने इंडियाना में, अमेरिका में इंडियाना एक जगह का नेम है, वहां पे न्यू हार्मनी नाम का एक न्यू कम्युनिटी या कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है उसकी रचना का प्रयास किया या उसको बनाया. अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट cooperatives could not be built on a large scale only through individual initiative. कुछ लोगों का मानना था कि cooperatives सिर्फ किसी एक व्यक्ति के इनिशिएटिव से, एक व्यक्ति की पहल से नहीं स्टार्ट किया जा सकता. They demanded the government encourage cooperatives. वो चाहते थे कि सरकार इस बारे में पहल करे, सरकार इसको इनकरेज करे. इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण के तौर पर फ्रांस में लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स
लुइस ब्लैंक जो थे फ्रांस के जो प्रसिद्ध समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, वो चाहते थे कि सरकार जो है कैपिटलिस्ट के स्थान पर सामूहिक मींस कलेक्टिव को बढ़ावा दे, टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज मींस कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करके वहां पे कोऑपरेटिव्स को या कलेक्टिव को बढ़ावा दे। दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन। अब ये कोऑपरेटिव्स क्या थे? अब ये कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर वस्तुओं को प्रोड्यूस करते थे। हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर मींस जो मिलकर वस्तुओं को प्रोड्यूस करते थे, एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स, और साथ में प्रॉफिट्स को डिवाइड कर लेते थे उनके किए गए काम के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस आवर फर्दर चैप्टर। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मैं रोहित सर आज आपको 9th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको कराने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। चाहे आप NTSC का ही एग्ज़ाम क्यों ना दें आगे जाकर, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते कि 2 या 3 क्वेश्चंस क्या है NTSC में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट से, कॉलेनकाइमा से, क्योंकि हमने पैरेन्काइमा तो पढ़ ही लिया है। पैरेन्काइमा में मैंने आपको पार्ट्स बता दिए थे कि पैरेन्काइमा के कौन कौन से पार्ट हैं भाई। 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से थे? क्लोरेनकाइमा, उसके अलावा था एरेनकाइमा। तो ये दोनों आपने अच्छे तरीके से कर ही लिए। चलिए कॉलेनकाइमा देखते हैं हम। कॉलेनकाइमा देखें तो ये जो डिस्कवर किया था, ये किसने किया था? स्क्लेडन ने किया था 1839 के अंदर। ये जो सेल्स हैं लिविंग होती हैं, और इनके बीच में इंटर जो सेलुलर स्पेस है वो मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं आपस में एक प्लेस पे जाके जुड़ जाती हैं। उसका नाम है सेलुलोज और पैक्टिन, क्योंकि सेल वॉल तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज, लेकिन उसमें जो पैक्टिन की जो डिपोजिशन है वो क्या कर देती है? उसको एक तो टफनेस प्रोवाइड कर देती है, और गैप क्या करती है? कंप्लीटली फिल कर देती है। जनरली ये क्या होते हैं? पैरेन्काइमा से थोड़े बड़े होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली इनको कहा जाता है लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सपोर्टिव का काम करते हैं, मतलब सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ये फ्लेक्सिबिलिटी और प्लांट ऑर्गन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये जो सेल्स आपको जो नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? कॉलेनकाइमा है। कॉलेनकाइमा सेल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये डिपोजिशन जो आपको नज़र आ रही है वो सेलुलोज और पैक्टिन की क्या है? आपको नज़र आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अगर देखें तो ये डिस्कवर किया था मैटिनस ने 1805 के अंदर। ये सेल्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं, नैरो होती हैं, और एंड पॉइंट से क्या होती हैं? थोड़ी सी पॉइंटेड होती हैं। सेल वॉल कैसी होती है? इनकी थिक होती है, मोटी होती है, और लिग्निफाइड होते हैं, लेकिन ये डेड सेल्स हैं। जैसे बाकी पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा क्या थे? लिविंग सेल्स थे। ये क्या है? डेड सेल्स हैं। और नॉर्मली ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए। ये स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? क्योंकि इनके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन क्या है बच्चों? प्रेजेंट होती है। अगला आता है बच्चों प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये इनके अंदर हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं एपिडर्मिस क्या है। ये प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी मीन्स द लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट्स। इनकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर है ना, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है कि जो सेल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? क्यूटिकल से कवर्ड होती है वो। क्यूटिकल क्या है? एक प्रकार का वाटर प्रूफ लेयर होता है, वैक्सी सब्सटेंस जिसको हम क्यूटिन कहते हैं। ये एपिडर्मल जो सेल से क्या करती हैं? सीक्रेट करने का काम करती हैं। मेन फंक्शन क्या है एपिडर्मिस का? प्रोटेक्ट करना प्लांट को, ताकि कोई भी डेसिकेशन या फिर इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो। अगला पार्ट है बच्चों कॉर्क। कॉर्क की बात करें, जैसे रूट्स हैं, स्टेम हैं, ये धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होते जाते हैं? ओल्डर होते चले जाते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉर्क सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉर्क सेल्स को हम बोलते हैं डेड सेल्स। इनके अंदर जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। जो वॉल्स हैं कॉर्क सेल्स की वो थोड़ी सी हैवीली क्या होती है? थिकंड होती है, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुबेरिन। क्या कहते हैं भाई? सुबेरिन क्या होता है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
कॉर्क एक प्रकार का क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। यहाँ पर जो कॉर्क सेल्स हैं इनको डेसिकेशन होने से क्या करता है, बचाता है। मतलब प्लांट बॉडी के अंदर से जो वाटर का जो लॉस है उसको ना होने से क्या करता है, बचाता है भाई। एक तो इन्फेक्शन से भी बचाएगा, मैकेनिकल इंजरी से भी क्या है ये कॉर्क बचाता है। कॉर्क नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये प्रोड्यूस होता है कॉर्क कैम्बियम के द्वारा कमर्शियली, और जो कि ओक प्लांट से क्या है ये ऑब्टेन होता है, जो क्यूरिकस ट्यूबर के नाम से हम जानते हैं। कॉर्क का उपयोग बहुत सारे इंसुलेशन बोर्ड, स्पोर्ट बोर्ड्स, बॉटल वर्क के रूप में क्या है किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोबारा से देख लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या है। आज बच्चों हमने पढ़ा है कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्क्लेडन ने इसको डिस्कवर किया। इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, और सेलुलोज और पैक्टिन क्या है यहाँ पर जंक्शनल पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़े से पेरेन्काइमा से बड़े होते हैं। और साथ में आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ में प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में हमने क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा है कि भाई जो स्क्लेरेनकाइमा है ये मैटिनस ने क्या किया था, 1805 में डिस्कवर किया था। ये सेल्स थोड़ी बड़ी होती हैं और बड़ी भी होती हैं, नैरो होती हैं। नॉर्मली जो पॉइंटेड जो एंड है ना इनके, वो थोड़े से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं। डेड सेल्स होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या करती हैं, प्रोवाइड करने का काम करती हैं। लास्ट में हमने पढ़ा है आज प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में पढ़ा। एपिडर्मिस जो कि प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर के अंदर पाए जाते हैं, लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट्स में, और वहीं एपिडर्मिस क्या होती है, थिक होती है, और इनके अंदर क्यूटिकल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यूटिकल क्या होता है, वाटरप्रूफ लेयर, वैक्सी सब्सटेंस होते हैं जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, रिलीज करती हैं। और ये एपिडर्मिस को क्या करती हैं, ये जो एपिडर्मिस है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि इनको भाई डेसिकेशन ना हो या फिर इन्फेक्शन ना हो, मतलब वाटर का लॉस ना हो और ना को यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिले। लास्ट में हमने आज पढ़ा है कॉर्क के बारे में। भाई जैसे जैसे रूट और स्टेम ओल्ड होती जाती हैं समय के अनुसार, तो ये जो पेरिफेरल है सेल्स वो कॉर्क सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। कॉर्क सेल्स कैसी होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, और जो वॉल्स होती हैं जो कॉर्क सेल की, इनके ऊपर हैवीली थिकन होते हैं, डिपोजिशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जिसको हम फैटी सब्सटेंस कहते हैं, सुबेरिन। और जो कॉर्क है ये इसका जो मेन फंक्शन है क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सेल्स को डेसिकेशन, इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से बचाना। नॉर्मली कॉर्क का प्रोड्यूस कराया जाता है कॉर्क कैम्बियम से, कमर्शियली अगर देखा जाए तो ओक प्लांट से। और कॉर्क का जो उपयोग है उसका हम इंसुलेशन बोर्ड, स्पोर्ट्स बोर्ड्स, बॉटल वर्क्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो होपफुली बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत Hello, good morning students. This is Jyoti ma'am, your maths teacher. Let's start today our maths class. लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइपिंग ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। एक हॉट वाटर सिस्टम है जहाँ पर सिलेंड्रिकल पाइपिंग की दी हुई है, उसमें लेंथ 28 मीटर और डायामीटर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। टोटल रेडिएटिंग जो सरफेस है उसका सिस्टम के अंदर, उसका टोटल एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, लेंथ क्या बनेगी, हाइट ऑफ ए पाइप 28 मीटर, डायामीटर 5 सेंटीमीटर, रेडियस देखो इस 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो 5/100 मीटर। रेडियस के लिए 5/2 इंटू में 100 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इक्वल्स टू में 2 पाई r
एच। अब 2 क्या है हमारे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 5/2 इंटू 100 एंड एच 28। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 4 जा 28, 4 से 100 को 25, 2 से 2 कैंसिल, 5 5 जा 25। हमारे पास आ गया ये 22/5। इसको डिवाइड करेंगे जब हम तो 4.4 मीटर स्क्वायर, ये जो है टोटल पाइप का सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में है द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए पेट्रोल स्टोरेज टैंक। एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल जो भी है फाइंड करना है। दैट इज़ 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 45 मीटर हाई। उसका डायमीटर गिवन है 4.2 मीटर और हाइट गिवन है 45 मीटर। इसको सोल्व करेंगे हम फर्स्ट पार्ट में। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, डायमीटर गिवन है ऑफ ए टैंक 4.2 मीटर, रेडियस आ जाएगी 4.2/2, 2.1 मीटर और हाइट है 45 मीटर। हमें टैंक जो टोटल कंप्लीट कवर्ड होता है उसका दोनों एंड पॉइंट भी, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2.1, 2.1 प्लस में 45 कैंसिल, 2 इंटू 22/7, 21/10, 21 में 45 को ऐड करेंगे 47.1, 7 3 जा तो कैंसिल हमारा, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 44, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 3/10 इंटू 471/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो 4.5 मीटर है, 4.5, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ तक हमारा ठीक है। इनको ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 6.6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 इंटू 3/10 इंटू 66/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, 44 को 66 से 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, ये ऐसे ही करेंगे इससे भी, तो ये आ गया हमारे पास 2904। इसको मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, ये आ गया हमारे पास 8712/100 इक्वल्स टू 87.12 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, पाई टैंक का टोटल सरफेस एरिया। अब हमें सेकंड पार्ट में गिवन है, क्या फाइंड करना है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ़, जो 1/12 मतलब टोटल स्टील कितनी यूज़ होगी कि उसके 1/12 जो है उसकी स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। मतलब हमें टोटल स्टील कितनी यूज़ करनी पड़ी है, जितनी भी टोटल हमने यूज़ की उसकी 1/12 पार्ट जो है वो टैंक को बनाने में वेस्ट हो गई है, तो हमें टोटल बताना है। तो टोटल सेकंड पार्ट
total steel be used equals to max meter. Wasted steel x माइनस में 1/12 ऑफ x. जब इसका 12 एलसीएम लेंगे 12x माइनस एक्स 11/12 x. वेस्टेड जो स्टील हुई थी 1/12 तो हमने टोटल स्टील में से उसको माइनस कर दिया. इसका मतलब 11/12 ऑफ x जो स्टील है वो टैंक को बनाने में यूज़ हुई है. अब उसको बनाने में यूज़ हुई है 11/12 ऑफ x इजिकल टू क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक. क्योंकि टोटल टैंक को बनाने में यूज़ हुआ है उस स्टील का यूज़ 11/12 x इजिकल टू में टोटल सरफेस एरिया अभी हमने फाइंड किया है 87.12. then x is equal to 87.12 इंटू में 12/11. सॉल्व करेंगे इसे हम. 11 से कैंसिल करेंगे. 11 7 जा 77 पॉइंट 11 9 जा 99 11 2 जा 22. तो ये आ गया हमारे पास 7.92 मल्टीप्लाई में 12. अब हम इसको जब सोल्व मल्टीप्लाई करेंगे 7.92 को 12 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 9 जा 18 1 कैरी 2 7 जा 14 और 1 15 1 से 2 9 7 4 0 9 5 14 14 1 15 7 1 8 और 1 9. मल्टीप्लाई करने पर आ गया 95.054 मीटर. जो टोटल स्टील है वो हमारे पास 95.04 मीटर है जिसका यूज़ हमने किस में किया है, फॉर मेकिंग द टैंक. ओके, थैंक यू क्लास. Hello my dear students, welcome in English class of Moment Supplementary Reader, and I am Hiralal sir from MLP International School Rajpura, and we are doing our second chapter, and this is the fourth video of this chapter. So we can say that let us start. यस बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने बंडल ऑफ हे तक कंप्लीट कर लिया था. इससे आगे अब हमने करना है. ओके, लेट मी स्टार्ट. ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हंचेज. दादाजी ने इस पर नाना को, जो कि शी डंकी थी, पीठ के ऊपर एक स्लैप थप्पड़ दिया. एंड शी जैक्ट बैक. उसने अपने सिर को फिर वापस घुमाया. एंड ड्रैग्ड टोटो विद हर. देखा कि टोटो उसके साथ खींचा चला आया. ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर. वह उसके तेजी से लंबे कानों के साथ उसने अपने छोटे तेज दांतों से उसको पकड़ रखा था. किसको? नाना को. नाना एंड टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो नाना कभी मित्र नहीं बने. ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर इवनिंग वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ. ए ग्रेट ट्रीट, एक महान दावत टोटो के लिए हुआ करती थी. किस दौरान? ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, सर्द ऋतु. सर्दियों के अंदर शाम को एक बड़ा सा बाउल था जिसमें पानी गर्म किया जाता था. दादी माँ करके देती थी उसे स्नान करने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर. बड़ी चालाकी से वो उसका तापमान चेक करता था विद हिज हैंड, अपने हाथ से. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. फिर धीरे करके कदम रखता हुआ उसमें स्नान करता था. फर्स्ट 1 फुट, पहले एक कदम रखता था. देन द अदर्स, फिर दूसरा. एज ही हैड सीन मी डूइंग. और क्योंकि ऐसा उसने मुझे करते हुए देख लिया था तो वो मेरी नकल करता था.
until he was into the water up to his neck. तब तक उसमें ना नीचे जाता जब तक वो गर्दन तक न डूब जाता पानी में। तो गर्दन तक वो पानी बेटा डूब जाया करता था। Once comfortable, एक बार जब उसे आराम मिलता था, he would take the soap in his hand or feet, तो फिर या तो वो अपने हाथ में या पैर में साबुन पकड़ लेता था, rub himself all over, उसे पूरे शरीर पर लगाता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run quickly, तो वो उसमें से बाहर निकलता था, and ran as quickly, और दौड़ता था जल्दी से, as he could to the kitchen fire in order to dry himself, रसोई घर में जो आग जल रहती थी वहाँ अपने आप को सुखाता था, यानी अपने आप को आग के सामने ले जाता था। If anyone laughed at him, यदि उसकी ओर देखकर कोई हंस देता था, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, इस काम के दौरान, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, इससे टोटो की फीलिंग जो थी बेटा वो हर्ट होती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो फिर नहाने के लिए आगे मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो जो है लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता। कैसे क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. क्या होता है, एक बड़ी केटली जो है चाय बनाने के लिए आग के ऊपर रख दी जाती है, एंड टोटो, और टोटो जो है फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, और टोटो ने इससे बेहतर और करना कुछ अच्छा नहीं समझा, डिसाइड टू रिमूव द लिड, उसने ढक्कन को हटाया केटली को, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, और ये पाया कि पानी नहाने के लिए काफ़ी गर्म है, ठीक है। ही गोट इन, वो उसके अंदर प्रवेश कर गया, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, और अपने सिर को केटली के ढक्कन से बाहर निकाल लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, यह कुछ पल के लिए तो अच्छा था, अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल, कब तक, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा। टोटो देन राइज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, तभी टोटो हल्का सा ऊपर उछला, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, परंतु ये पाया कि बाहर ठंड है, सेट डाउन अगेन, तो दोबारा केटली में बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप, लगातार उछल कूद करता रहा, एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए नीचे बैठ जाता, अंटिल, और जब तक करता रहा, ग्रैंड मदर अराइव्ड, दादी माँ वहाँ नहीं पहुँच गई, एंड हाउल्ड हिमसेल्फ हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटली, और उसको फिर केटली से बाहर आधा उबला हुआ उसने बाहर निकाला। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू द मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डिवोटेड इन टोटो, यदि कोई दिमाग का भाग विशेष तौर पर अगर शरारतों को डिवोटेड था, तो हम कहेंगे कि टोटो का वह भाग सबसे डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वह हमेशा से ही प्रत्येक चीज़ों को टुकड़े में फाड़ने लगता। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब कभी मेरी आंट जो है उसके नज़दीक आई, ही मेड एवरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड ऑन हर ड्रेसेज, तो उसने बड़ा प्रयास किया उसकी ड्रेस को पकड़ने का, एंड टीयर ए होल इन इट, और उसमें फिर क्या कर दिया, छिद्र कर दिया। वन डे, एक दिन, एट लंच टाइम, लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलावा स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, बेटा एक बड़ी डिश जो थी जिसमें पुलवा जो रखा हुआ था और डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा हुआ था भाई वो। वी एंटर्ड द रूम, बताया गया कि भाई हमने कमरे में प्रवेश किया, टू फाइंड, पाया, टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो जो है वो चावल ठूस रहा था, खा नहीं रहा था, अपने अंदर ठूस रहा था, यानी बेढंग से खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और उसने उसको प्लेट फेंक के मारी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, एक मेरी चाची उसकी ओर दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन हर फेस, उसे एक गिलास पानी का भर के उसके मुंह पे बगा के मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, दादाजी आ गए, टोटो पिक्ड अप ए डिश ऑफ फ्लावर,
टोटो ने फुलावा की जो प्लेट जो थी उसे उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और उसे उठाता हुआ खिड़की से बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, कटहल के पेड़ में टहनियों पे लेके चढ़ गया। द डिश स्टिल इन आर्म्स, और डिश यानी जो प्लेट जो थी वो उसके अब भी हाथ में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वो वहीं रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा। द राइस, चावल को डिटरमाइंड ऑन, निश्चित कर लिया था। फिनिशिंग एवरी ग्रेन, प्रत्येक दाने को वो खाएगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंड मदर, दादी माँ की बेइज्जती के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसको देखकर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया। एंड चैटेड विद डिलीटेड, और खुशी के मारे चिट करने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब वो सैकड़ों में टुकड़ों में टूट गई। तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। Morning students, I am Rita Sharma from MLP Group of Schools. Welcome you in chemistry classes. बच्चों आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये मैं आपको एस चांद में से रिवीजन करवा रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे हायर क्लासेस में आपको 11th में ये चैप्टर मिलेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। लेट अस स्टार्ट। तो एटम्स के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल वो स्मॉलर पार्टिकल है जिनसे मिलकर के मैटर बनी हुई है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास हो, वो क्या कहलाता है बच्चों? मैटर कहलाता है। लेट अस स्टार्ट गाइस। सुगर, सॉल्ट, सैंड, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, रॉक्स, मिनरल्स, फूड, फैब्रिक्स, क्लोथ्स आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। ये जितने भी मैंने नाम बोले हैं ये सब के किसके नाम है बच्चों? ये मैटर के। मैटर इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। एन इंडियन फिलोसफर, एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनद, said that if we go on dividing matter या पदार्थ we will get smaller and smaller particle of matter। एक इंडियन फिलोसफर थे बच्चों महर्षि कनद, उन्होंने कहा if we go on dividing matter, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे, मेरे पास मान लो ये एक मैटर है, मैं इसको डिवाइड करती जाऊंगी, डिवाइड करती जा रही हूँ, तो एट लास्ट मुझे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये गोल्ड की सीट है, इसको कट किया गया है, इसको कट करके फिर थोड़ी स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, एट लास्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल गया। ओके, अल्टीमेटली वी गेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लास्ट में हमें मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एनी फर्दर, जिसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। बेस्ड ऑन दीज फिलोसफी, इन फिलोसफी के बेसिस पे कनद वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। बेस्ड ऑन दिस फिलोसफी, इन तथ्यों के आधार पर कनद वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, कनद पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, और उन छोटे पार्टिकल को महर्षि कनद ने परमाणु का नाम दिया था। एक मूवी बनी हुई है परमाणु पे। जॉन डाल्टन कॉल्ड दीज पार्टिकल बाय द नेम ऑफ एटम। आगे चल करके जॉन डाल्टन ने इनको नाम दिया, किसका नाम दिया बच्चों? एटम का। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल। एटम का मतलब इंडिविजिबल होता है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। समथिंग विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। ओके बच्चों। अनदर इंडियन फिलोसफर पकुद कचायम वेंट ए स्टेप फर्दर, और आगे उन्होंने कुछ सोचा एंड प्रपोज दैट, और कहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो एटम और परमाणु जिनको हम कहते हैं, नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन होकर के रहते हैं। एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल गिव्स अप वेरियस काइंड ऑफ मैटर, और इन पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग तरह की मैटर मिलती है। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल। इस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के
आप कह सकते एटम्स है, परमाणु है, जिन्होंने मिलकर के एक मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन किया है। दिस कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम इज नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल। इस कंबाइंड फॉर्म को अब हम क्या कहते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल कहते हैं। वी नाउ नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। सारी जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, उन पार्टिकल को क्या कहते हैं बच्चों? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह के एटम और मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। H2 एक मॉलिक्यूल है, इसकी प्रॉपर्टी NaCl जो कि एक मॉलिक्यूल है उससे क्या है बच्चों? अलग है, क्योंकि ये अलग अलग तरह के एटम से मिलकर के बने हुए हैं। ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर ऑल्सो शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसी कारण अलग अलग तरह के जो मैटर है वो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि वो उन जिससे वो बनी हुई है जिन एटम मॉलिक्यूल से वो अलग अलग है। Thus the properties of matter depend on the properties of atom and molecule from it is made। इसीलिए मैटर की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटम और मॉलिक्यूल जिससे मिलकर के मैटर बनी हुई है। ओके बच्चों, वी विल नाउ डिस्क्राइब द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कैसे आपस में एटम कंबाइन होते हैं, विच कन्फर्म द आइडिया ऑफ एटम बीइंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि कैसे एटम्स मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और किस तरीके से ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के। ओके, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, और एक और है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखिएगा बेटा, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं आफ्टर परफॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इन्वॉल्विंग वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इन केमिकल लॉ में। दीज एक्सपेरिमेंटल लॉज अल्टीमेटली लेड टू आइडिया ऑफ एटम बीइंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। इन लॉ से हमें पता चलता है कि एटम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। In fact, the law of chemical combination played a significant role in development of Dalton's atomic theory of matter। ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। इसके बाद डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन दिस क्लास वी विल स्टडी ओनली टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉ डिस्कस करेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। द थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसको हम हायर क्लासेस में बच्चों स्टडी करेंगे। ओके, नाउ बच्चों देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। इन 18th century scientists noticed that if they carried out a chemical reaction is a closed container। 18th century में साइंटिस्ट लोगों ने ये नोटिस किया, अगर एक केमिकल रिएक्शन एक क्लोज कंटेनर में होती देन देयर वाज नो चेंज ऑफ मास, मास का चेंज नहीं होता है। दिस प्रिजर्वेशन of mass in a chemical reaction led to formation of law of conservation of mass और law of conservation of matter। देखो बच्चों, साइंटिस्ट ने जब केमिकल रिएक्शन करवा करके देखी तो ये पाया गया जितने आपस में रिएक्ट करता है जितना मास, उतना ही मास प्रोडक्ट का मिलता है। ओके, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लवासियर इन 1774। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लवासियर ने इन 1774। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। आप दो सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उनका जितना मास ले रहे हो वो, हालांकि प्रोडक्ट में आपको कुछ नया मिलेगा लेकिन मास उतना ही मिलेगा। The substance which combine together in a chemical reaction are known as reactant। जो आपस में combine होते हैं, जो react करते हैं वो reactant कहलाते हैं। Whereas new substance formed as a result of chemical reaction are called product। जो नए substance बनते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? product। The law of conservation of mass means that in a chemical reaction total mass of product is equal to total mass of reactant। law of conservation of mass का मतलब है जितना मास reactant का है उतना ही मास किसका मिलेगा? product का। There is no change in mass ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान मास चेंज नहीं होगा। सिंस देयर इज नो गेन और लॉस इन मास इन ए केमिकल रिएक्शन द मास रिमेन्स कंजर्व्ड।
ना तो मास का गेन होता है ना लॉस होता है, इसीलिए मास कैसा रहता है बेटा, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्लीज नोट दैट टर्म टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंक्लूड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इंक्लूडिंग एयर। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट में जितने भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एयर है, सबका मास, दैट देयर इज ए पार्ट ऑफ रिएक्शन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिएगा बेटा, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती, क्या क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर डीकम्पोज्ड कंप्लीटली, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज किया जाए, उसको हीट किया जाए कंप्लीटली, देन 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलता है 56 ग्राम, एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलती है 44 ग्राम। अब बेटा रिएक्टेंट का मास हमने, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, CaCO3 होता है, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, मार्बल। 100 ग्राम लिया, हीट करने पे डिकम्पोज किया, दो स्मॉलर पार्टिकल्स बने, एक तो बना कैल्शियम ऑक्साइड CO और एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। इनका मास भी टोटल कितना ग्राम है, 100 ग्राम है। तो इस एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल हमें पता चल रहा है जितना मास हमने रिएक्टेंट का लिया है बच्चों, उतना ही मास हमने प्रोडक्ट का हमें मिला है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई चेंज नहीं आया। मतलब ये जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रही है। तो बच्चों ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये दोनों तरीके की रिएक्शन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों पे फॉलो होता है। फिजिकल चेंज का मतलब जब कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, जितनी आइस को आप मेल्ट करेंगे उतना ही ग्राम आपको वाटर मिलेगा। चाहे कोई फिजिकल चेंज हो चाहे केमिकल चेंज हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास बराबर रहेगा प्रोडक्ट के मास के, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होगा। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।